लिखिएगा अंडमान निकोबार में सैन्य बुनियादी ढांचा। ठीक है, भारत का क्षेत्र है तो भारत ही उस पर निर्माण कर रहा है, ये हमको पता होना चाहिए। यहाँ पर कई सारे द्वीप हैं, हमने कल बताया था लगभग 840 सॉरी 850 836 द्वीप हैं टोटल। इनमें से करीब 38 द्वीपों पर मानव का निवास पाया जाता है। ठीक है, इसमें लिखिएगा तो इसमें लिखिएगा पहला पहला और एकमात्र पहला और एकमात्र त्रिसेवा कमांड है। इसकी स्थापना कब हुई है? स्थापना हुई है 2001 में। ठीक है, लिखिएगा पोर्ट ब्लेयर में आईएनएस उत्कृष्ट में एक आधुनिक हैंगर और डिस्पर्सल सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? नाम लिख सकते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा। ठीक है, ऐसे डैश करके लिख लो, जनरल अनिल चौहान द्वारा। एक आधुनिक आगे लिखिए फरवरी 2024 में कम दृश्यता की स्थिति में विमान को सुरक्षित रूप से उतारने के लिए सटीक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मार्गदर्शन के साथ उसके आगे क्या है? ऊर्ध्वाधर मार्गदर्शन के साथ एकीकृत अंडर वाटर हार्बर रक्षा तथा निगरानी प्रणाली को सक्षम करने के लिए आईएनएस उत्कृष्ट, यही वाला आईएनएस उत्कृष्ट में एक प्रिसीजन अप्रोच रडार का उद्घाटन किया गया फरवरी 2024 में। किसके द्वारा किया गया है ये? नाम लिख लीजिएगा, नौसेना प्रमुख हैं, नाम क्या है इनका? एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, और क्या क्या हुआ यहां पे? आईएनएस कोहासा, आईएनएस बाज, आईएनएस कार्डी में नौसेना संचार नेटवर्क केंद्रों का भी उद्घाटन किया गया। ठीक है, ये सब क्यों किया गया है? वहां पे क्यों किया गया है? लिख लीजिएगा, संचार और परिचालन क्षमता में वृद्धि के लिए किया गया है। ठीक है, बात समझे भैया? चलो अब इसमें देखिए, ये जो बुनियादी ढांचे की योजना है इसमें क्या क्या किया जाएगा? उन्नत हवाई क्षेत्र लिख लो, उन्नत बुनियादी ढांचे की योजना, क्या है इसमें? क्या क्या चीजें शामिल हैं?
उन्नत हवाई क्षेत्र और जेट्टी का निर्माण, उन्नत हवाई क्षेत्र और जेट्टी का निर्माण। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा एक कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, कंटेनर ट्रांसशिपमेंट कंटेनर सॉरी टर्मिनल के निर्माण पर भी कार्य कर रही है। अगला पॉइंट भी लिख लीजिएगा, अतिरिक्त रसद, अतिरिक्त रसद, भंडारण सुविधा और सैनिकों के लिए स्थायी आवास का निर्माण, स्थायी आवास का निर्माण। ठीक है। अगला पॉइंट भी लिख लीजिएगा, उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण में पोर्ट ब्लेयर तक सड़क सुधार। अगला पॉइंट है। ठीक है। उद्देश्य क्या होगा इसका? पोर्ट ब्लेयर में उद्देश्य लिखिएगा, अतिरिक्त सैन्य बलों की तैनाती, अतिरिक्त सैन्य बलों की तैनाती, सैन्य बलों की तैनाती। अगला पॉइंट लिखिएगा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामक गतिविधियों को नियंत्रित करना, नियंत्रित करना। अभी एक प्रश्न बोलेंगे मेंस के लिए, रेडी रहना। अगला पॉइंट लिखिएगा, अच्छा आप लोगों को पता है कोको द्वीप कहाँ है? कोको सर अंडमान अंडमान निकोबार में में कोको द्वीप है। कोको द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ना? जी सर। वेरी गुड। म्यांमार में, म्यांमार का है ये? सर म्यांमार और भारत को अलग करता है, यही द्वीप तो है वो। अंडमान निकोबार में नहीं है भाई, वो म्यांमार का हिस्सा है। कोको म्यांमार में है सर, सॉरी कोको, अंडमान। कोको पे सॉरी कोको द्वीप पर चीन का निर्माण कार्य चल रहा है। ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, बड़े और अधिक युद्धपोतों, बड़े और अधिक युद्धपोतों, विमान, मिसाइल बैटरी, मिसाइल बैटरी और सैनिकों की तैनाती, सैनिकों की तैनाती के लिए सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है। नोट करके एक पॉइंट लिख लेना, क्योंकि ये जो कोको द्वीप है ना, अंडमान निकोबार से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां पर चीन के द्वारा सैन्य अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अंडमान निकोबार में जो सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण है। ठीक है ना, लिख लो इसको। चीन द्वारा, चीन द्वारा म्यांमार के कोको द्वीप पर, कोको द्वीप समूह पर सैन्य सुविधा का निर्माण किया जा रहा है। और ब्रैकेट में लिख लेना, अंडमान निकोबार से 55 किलोमीटर कहाँ है? उत्तर में। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत सरकार द्वारा निर्माणाधीन या निर्माण किए गए सैन्य बुनियादी ढांचा, सॉरी ढांचे का महत्व, ढांचे के महत्व पर टिप्पणी करें। ठीक है, हो गया।
सैन्य बुनियादी ढांचा अंडमान का, उसमें क्या क्या चीजें हैं, पहले से क्या क्या चीजें रही। पहले तो आपको सिंपल सा आपको अंडमान निकोबार का परिचय देना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा क्या क्या पहले रहा है, फिर क्या क्या हो रहा है इसमें, ठीक है ना। फिर इस उन्नत बुनियादी ढांचे की योजना में किन किन चीजों को शामिल किया गया है, फिर इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना। ये इतनी सारी चीजें आपको बतानी है, फिर लास्ट में निष्कर्ष देना है, उत्तर आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जेलीफिश ब्लूम्स, ये क्या भाई, ब्लूम्स क्या होता है, ये कहां पर हुआ है ऐसा। ये घटना है एक एक ऐसी घटना है जो जेलीफिश के प्रस्फुटन से संबंधित है। लिखिएगा, संबंध क्या है इसका, संबंध किससे है, जेलीफिश के प्रस्फुटन से। ये जेलीफिश जो है ना, जहरीली जेलीफिश है, ठीक है, ओके, ध्यान रखना, जहरीली जेलीफिश है। कहां पर हुआ है, विशाखापत्तनम तट पर। तट मतलब समुद्र का ही तट होना चाहिए ना फिर, तो ये अगर समुद्र तट नहीं लिखवा रहे हैं, सिर्फ तट लिखवा रहे हैं, तो अपने आप में समझ के रखना समुद्र तट की बात हो रही है, वहीं पर यह घटना हुई है। और विशाखापत्तनम कहाँ भाई, आंध्र प्रदेश में है, हमको ये चीज पता होना चाहिए। अब ये जो जेलीफिश है, जिस जेलीफिश के माध्यम से ऐसा हो रहा है, वो जेलीफिश की कौन सी प्रजाति है, प्रजाति का नाम क्या है, जिस प्रजाति से ये चीज हो रहा है, लिख लीजिए, पेलागिया नोक्टा नोक्टिलुका, पेलागिया नोक्टिलुका, ठीक है। इसके और भी नाम हैं, अन्य नाम क्या है इसके, अन्य नाम लिख लीजिएगा, पर्पल स्ट्रिप्ड जेलीफिश, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं माऊ स्टिंगर, ठीक है, ये इसके दूसरे नाम है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये विषैली जेलीफिश की एक प्रजाति है। ये अन्य जेलीफिश से थोड़ी सी अलग होती है। इसके अन्य जो जेलीफिश होती है ना, उनके सिर्फ एक जगह पर डंक होता है, इनके दो जगह पर डंक पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ इस प्रजाति में अन्य से भिन्न है, तो उसको कैसे भिन्न है लिखिएगा, टेंटिकल्स और बेल पर डंक पाए जाते हैं, और जो बाकी जेलीफिश होती है ना, उनके टेंटिकल्स पर ही डंक पाए जाते हैं। इनका जो डंक होता है वो दर्दनाक होता है, जानलेवा भी हो सकता है। करंट रहता है शायद सर उसमें। इसके डंक से क्या क्या हो सकता है, इसके डंक से दस्त हो सकती है, अत्यधिक दर्द भी हो सकता है, उल्टी भी आ सकती है, एनाफिलेक्टिक शॉक भी लग सकता है। ये जो इसमें एनाफिलेक्टिक शॉक होता है, वो बन जाता है मृत्यु का कारण, किसी भी व्यक्ति का के मृत्यु का कारण बन सकता है, ठीक है, लिख लीजिएगा। इसमें पेलागिया नोक्टिलुका में क्या पाया जाता है, जैव प्रदीप्ति का गुण पाया जाता है। किसका, जैव प्रदीप्ति का गुण पाया जाता है, ठीक है ना, मतलब अंधेरा में ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं, मतलब अंधेरा में भी ये उजाला दे देता है, ठीक है। ये उष्णकटिबंधीय, और ये उष्णकटिबंधीय, इसी के बारे में लिखना, उष्णकटिबंधीय और उच्च तापमान वाले समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती है, उच्च तापमान वाले समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती है। हालांकि ध्यान रखना, ये भारत के समुद्री तट पर भी, पूर्वी समुद्री तट पर भी पाई जाती है, ठीक है, दुर्लभ प्रजाति के रूप में भारत के पूर्वी समुद्री तट पर भी पाई जाती है। ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, क्या लिखना भाई, दुर्लभ प्रजाति के रूप में। अब इस जेलीफिश ब्लूम्स का प्रभाव क्या होने वाला है, प्रभाव लिख लो,
इसका प्रभाव क्या है? इससे क्या क्या हो सकता है, देखो लिखो। मत्स्य उद्योग को बड़े पैमाने पर नुकसान। क्या सर? मत्स्य मत्स्य उद्योग को बड़े पैमाने पर नुकसान। दूसरा पॉइंट, पर्यटन पर प्रभाव। एक पॉइंट लिख लेना, ऐसे नोट करके लिख लेना। तो हाल ही में थाईलैंड के फुकेत फुकेत में फुकेत में इसके प्रस्फुटन से सुरक्षा चेतावनी जारी की गई थी। ठीक ना? हो गया? जी सर। ठीक है। एक और शब्द है, लिख लीजिएगा इसके बारे में, वैम्पायर वीड। वैम्पायर वीड, ये क्या है भाई? वैम्पायर वीड। वैम्पायर वीड क्या है? ये चावल पर, लिख लो, चावल पर उगने वाला, चावल पर उगने वाला एक विशिष्ट परजीवी खरपतवार है। एक विशिष्ट परजीवी खरपतवार है। कहां पर पाया जाता है ये? अफ्रीका, ब्रैकेट में लिख लो, अफ्रीका में। मतलब फफूंदी सर। हाँ, अच्छा। इसका पूरा नाम क्या है? राइस वैम्पायर वीड। ठीक है, यहां चाहे तो लिख लें, राइस वैम्पायर वीड। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? वैज्ञानिक नाम क्या है? रम्फिकार्पा फिस्टुलोसा। फिस्टुलोसा। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है। और याद रखना, यह अफ्रीका के करीब 35 देशों में पाया जाता है। ठीक है, करीब 35 देशों में पाए जाने के साथ साथ करीब 28 देशों में वर्षा आधारित तराई वाले धान क्षेत्र में भी पाया जाता है। ठीक है, मतलब जो 35 देश हैं उनमें से 28 देश कैसे हैं? जो तराई क्षेत्र वाले हैं, वो धान के क्षेत्र हैं। ठीक है ना? वहां पर पाया जाता है ये, खास करके। खरपतवार है भाई, गंभीर समस्या हो सकती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक ऐसे लिख लीजिए, तो उच्चतम अनुमानित संक्रमण दर वाले देश। उच्चतम अनुमानित संक्रमण दर वाले इसी देश, में ऐसे करके लिखो ना। हाँ, इसी में है। उच्चतम अनुमानित संक्रमण दर वाले देश, मतलब सबसे ज्यादा कहां पर इसका प्रभाव है? नाम लिख लीजिएगा, गाम्बिया, सेनेगल, ठीक है, बुर्किना फासो, टोगो, मारिटानिया, गिनी बिसाऊ, बेनिन, मलावी और तंजानिया में। प्रभाव किस पे होता है इसका? सर गिनी बसाओ के बाद क्या लिखें? गिनी बिसाऊ के बाद बेनिन, मलावी, फिर तंजानिया। प्रभाव किस पे होगा? धान, ज्वार और मक्का पर, और भी अन्य उस पर प्रभाव पड़ सकता है। तो अच्छा, प्रभाव कैसा पड़ेगा इसका फिर? नकारात्मक या सकारात्मक? नकारात्मक। ठीक है, तो नकारात्मक ही प्रभाव इसका पड़ने वाला है ना। तो अगर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ेगा तो मतलब उत्पादन भी कम होगा, ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, रोकथाम कैसे करेंगे इसका? रोकथाम लिख लो,
जल्दी बुआई करके, मतलब जल्दी से अगर धान की बुआई हो जाएगी तो ये इस खरपतवार के आने की जो स्थिति है वो कमजोर पड़ जाएगी। ठीक है, एक और चीज लिख लो, नेरिका एल, एक मिनट रुकिए, नेरिका L40 और नेरिका L31 क्या है ये दोनों क्या है भाई, धान की किस्में हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा, धान की किस्में ऐसी परिस्थिति में प्रतिरोधी और उच्च उपज देने वाली मानी जाती हैं। ठीक है, हो गया। ये ट्री एम्बुलेंस क्या है भाई, किसने चालू किया है? ट्री एम्बुलेंस लिख लीजिए, नई दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर निगम द्वारा। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य लिखिएगा, हरियाली संरक्षण और वृद्धि करना। कहां पर संरक्षण और वृद्धि की जाएगी भाई? नई दिल्ली क्षेत्र में ही होगा, है ना? जाहिर सी बात है, नई दिल्ली की बात हो रही तो नई दिल्ली में करेगा भाई। बात समझे? उपयोग क्या है इसका? उपयोग क्या है इसका? लिखिएगा, बीमारी कीट, बीमारी कीट और दीमक ग्रस्त बीमारी ग्रस्त वृक्षों के इलाज में। ठीक है, बीमारी कीट दीमक ग्रस्त वृक्षों के इलाज में उपयोग होगा इसका। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें पेड़ का जो तना होगा ना, उसकी सर्जरी, उसका उपचार होगा और उपचार के माध्यम से क्या किया जाएगा? उस पेड़ को एक नया जीवन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसके माध्यम से। विशेषता क्या है? विशेषता लिख लो, विशेषता क्या है इसकी? सीएनजी आधारित सीएनजी आधारित ट्री एम्बुलेंस, सॉरी ट्री एम्बुलेंस मत लिखो, सीएनजी आधारित यह 750 लीटर और 250 लीटर भंडारण क्षमता वाले 2 पानी के टैंक और जेटिंग नली के साथ, जेटिंग नली के साथ एक उच्च दबाव पंप से सुसज्जित। ठीक है, जिसमें कवकनाशी और कीटनाशक उपकरण ले जाने की भी व्यवस्था रहेगी। ठीक है, उसका नाम है, लिखिएगा, गरुड़न पर्व। लिखिए, क्या है ये? कहां पर हुआ है ये? केरल में हुआ है, वो भी केरल के विभिन्न भागों में, विशेषकर ये केरल के मध्य भाग में इसका आयोजन हुआ है। अगर देखा जाए तो इसका आयोजन हुआ है, लिख लीजिए तो, कोट्टायम, अलप्पुझा, एर्नाकुलम और इडुक्की में। तो इडुक्की में क्या ऐसे ही किया गया था? नहीं भाई,
भद्रकाली मंदिर में, ठीक है, भद्रकाली मंदिर में हुआ था। ऐसा माना जाता है, इनकी मान्यता है कि देवी काली के द्वारा जब युद्ध में राक्षस राजा दारिका के वध के बाद भगवान विष्णु ने देवी काली की प्यास बुझाने के लिए गरुड़ को भेजा था। ठीक है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। उसी के उपलक्ष्य में ये पर्व मनाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, ओके, इसीलिए ध्यान रखना। और गरुड़ कौन है? भगवान विष्णु की सवारी, आपको पता होना चाहिए। देवी काली को उनके भक्तों द्वारा भेंट के रूप में ये कार्यक्रम, ये जो पर्व होता है, इसका आयोजन किया जाता है। लिख लीजिए, इसमें पुरुष चंडा, इसमें पुरुष चंडा इलाथलम कंबू जैसे पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों की संगत में, जैसे पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों की संगत में एक अनुष्ठानिक नृत्य करते हैं। अनुष्ठानिक नृत्य करते हैं जिसमें 18 थलवट्टम, थलवट्टम मतलब क्या है? 18 थलवट्टम क्या है? लयबद्ध पैटर्न, लयबद्ध पैटर्न, ठीक है ना। ये क्या करते हैं ना, अपने चेहरे को कलर कर देते हैं, चेहरे का मेकअप करते हैं। तो चेहरे का मेकअप कैसे करते होंगे? लिख लीजिए इसे। पेंट से। चेहरे के मेकअप के लिए, चेहरे के मेकअप के लिए क्या करते हैं? लिखिएगा, वेल्लाम, नायोला, पाचा, चुवप्पू और मासी जैसे प्राकृतिक रंग द्रव्य का उपयोग किया जाता है। आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, इतिहास से संबंधित मामला है। सर वेलाम नहीं ओला के बाद आपने ये क्या लिखा है? वाचा, पाचा, पा से पतंग, पाचा है, चुवप्पू है, मासी है। चुपक्कू। ठीक है, सर आवाज ब्रेक हो गई आपकी, आ नहीं रही। एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट, लिखिएगा, एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी किया होगा? एडीबी के द्वारा। UNDP। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक द्वारा इसने जारी किया है। और इसने जो रिपोर्ट दी है, बताया है, लिख लीजिएगा, इसके अनुसार भारत की अगले 2 वर्षों में, भारत की अर्थव्यवस्था अगले 2 वर्षों में मजबूत रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ठीक है, सर 2 वर्ष या 2 महीने में? 2 वर्ष में, 2 महीना, गजब लोग। लिखिएगा, जीडीपी में, भारत की बात हो रही है, ध्यान रखना, जीडीपी में वृद्धि 23-24 में 7.6% से घटकर 24-25 में 7% हो सकती है, ऐसा अनुमान है। 24-25, अच्छा 23-24 में कितना था? 7.6। 24-25 कितना होने वाला? 7%। तो 25-26 में कितना होने वाला है? 7.2%। ठीक है ना। एक पॉइंट और लिखिएगा, 2024-25 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.6%,
और 25-26 में 2025-26 में 4.5% रहने की उम्मीद है। ठीक है, सर ये पॉइंट दोबारा बोल दीजिए। 2024-25 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.6%, 2025-26 में 4.5% रहने की उम्मीद है। कृषि उत्पादन, अगला पॉइंट लिख लेना, कृषि उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद, कृषि उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद, ब्रैकेट में लिख लेना 5.7%। ठीक है, हो गया। हेडिंग ऐसे डाल दीजिएगा, भारत के संबंध में पूर्वानुमान। पूर्वानुमान, हाँ बोलिए, क्या क्या पूर्वानुमान लगाए गए हैं? विकास पूर्वानुमान लगाया गया है। विकास पूर्वानुमान में क्या क्या बातें हुई हैं, लिख लीजिएगा। दक्षिण एशिया के सकल घरेलू उत्पाद में भारत की हिस्सेदारी 80% है। ठीक है, एक चीज हो गया। इसमें क्या हुआ है कि जैसे एडीबी ने दक्षिण एशिया के मामले में एडीबी ने जो अनुमान लगाया था कि 2000 जो 6.3% अभी का मामला है, वो 2025 में क्या हो जाएगा, 6.6% वृद्धि का अनुमान लगाया है एडीबी ने दक्षिण एशिया में। उनके मुकाबले देखा जाए भारत की वृद्धि दर कितनी हो रही है, 7% और 7.2%। बात समझे, इस मामले में भारत की स्थिति मजबूत है। ठीक है, पहली चीज हो गई। एक चीज और लिखिएगा, एक चीज और याद रखना, भारत में आर्थिक विकास गतिविधियों के मजबूत रहने का भी अनुमान है। ठीक है, आर्थिक गतिविधियां जो हो रही हैं उनके भी मजबूत रहने का अनुमान ऐसा लगाया गया है एडीबी के द्वारा। मांग में सुधार भी लिख लो, एक पॉइंट। भारत की वृद्धि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की निवेश मांग, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की निवेश मांग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ साथ उपभोक्ता मांग में भी सुधार की उम्मीद है। ठीक है, लेकिन एक चीज और याद रखना, इसी रिपोर्ट के अनुसार यह भी बताया गया है निर्यात में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन 25-26 में फिर से सुधार आ जाएगा। ये भी एक बात बोली गई है। 24-25 के लिए बताया गया कि निर्यात में थोड़ी सी कमी आ सकती है, लेकिन 25-26 में फिर से सुधार होने की संभावना है। ठीक है, निवेश प्रवाह भी लिख सकते हैं। निवेश प्रवाह अनुमान क्या है, निवेश प्रवाह अनुमान क्या है, लिखिएगा। क्या बताया गया इसमें, उद्योग और बुनियादी ढांचे में उच्च निवेश के साथ 25-26 में तेजी आने की संभावना है, जबकि वर्तमान दौर में सख्त वैश्विक वित्तीय स्थिति के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह कम रहने की संभावना है। है 1966 में। ठीक है, कैसा बैंक है, बहुपक्षीय विकास बैंक है। ठीक है, अब लिखिएगा इसके बारे में, 1966 में बहुपक्षीय विकास बैंक है ये। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है भाई, मनीला में। अभी इन्होंने ही बताया है, मनीला मतलब फिलीपींस में है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, आपको याद रखना है।
ये बात। उद्देश्य क्या है इसका, स्थापित करने का उद्देश्य और काम क्या है इसका, ये लिख लीजिएगा। एशिया प्रशांत क्षेत्रों के बीच, एशिया प्रशांत क्षेत्रों के देशों के बीच आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश, इक्विटी सॉरी निवेश प्रदान करना। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, थर्ड पॉइंट है, कुछ निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के साथ साथ, कुछ निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के साथ साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी को भी वित्त पोषण प्रदान करना। कितने सदस्य हैं इसमें, तीनों पॉइंट कंप्लीट हो गया ना। सदस्य टोटल कितने हैं, देखो 49 देश जो है ना, कहां से हैं, एशिया प्रशांत क्षेत्र से 49 देश, और बाकी जो 19 देश हैं इसके वो अलग से हैं, बाहर से हैं। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 49 19 49 10 59 9 68। 68 68। ठीक है, संचालन की सर बात, 19 देश कहाँ से है? इसका संचालन कौन करता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कौन होते भाई, जो एडीबी के सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, वही है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। इसकी मतदान प्रणाली कैसी है, लिख लीजिए, विश्व बैंक की तर्ज पर आधारित है, विश्व बैंक की तर्ज पर एक समान, विश्व बैंक की तर्ज पर एक समान भारित मतदान प्रणाली। मतलब क्या है, जिसकी जैसी भागीदारी होगी उसके वोट का वैल्यू भी वैसे ही रहेगा। ठीक है, उसी हिसाब से रहेगा। बात समझे ना, बात समझ में आया। जी सर। प्रमुख शेयर धारक कौन कौन है, इसके प्रमुख शेयर धारक लिख लो, शेयर धारक कौन कौन है, जापान है, जापान की हिस्सेदारी कितनी है, 15.6%। अमेरिका भी है इसमें, यूएसए की कितनी है, 15.6%। चीन की कितनी है, 6.4%। भारत की कितनी है फिर, 6.3%। और ऑस्ट्रेलिया की कितनी है, ऑस्ट्रेलिया की कितनी होगी, 5.6%। ये प्रमुख शेयर धारक देश भी है इसके। ठीक है ना, यस सर। ठीक है। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता भाई, होम्योपैथी दिवस। ठीक है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, 10 अप्रैल है। क्यों मनाया जाता भाई, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और याद रखना, यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है ना, इसकी शुरुआत कब से हुई है, कब से मनाया जा रहा है, तो 2005 से मनाया जा रहा है। पहली बार इसको मतलब 2005 में मनाया गया था। लोगों को होम्योपैथी के बारे में जागरूक करना इसका उद्देश्य रहा है। आपको ये बात याद रखनी है। इस बार की थीम क्या थी, इंपॉर्टेंट है, थीम क्या थी भाई, होम्यो परिवार, होम्यो परिवार
एक स्वस्थ एक परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार, होमियो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के बारे में देखें तो क्या है ये? होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति क्या होती है? इसके बारे में अगर बात करें, जो डॉक्टर हैनीमैन हैं, डॉक्टर हैनीमैन कौन भाई? डॉक्टर हैनीमैन ये एक जर्मन चिकित्सक थे। ये जर्मन चिकित्सक थे, इन्हीं को संस्थापक भी माना जाता है। इस इलाज में क्या होता है, ऐसी मान्यता है, इस इलाज में शरीर को खुद को ठीक करने की क्षमता, शरीर में मतलब खुद को ठीक करने की क्षमता उत्पन्न की जाती है इस दवा के माध्यम से। ठीक है, इस पद्धति के माध्यम से क्या किया जाता है? शरीर में खुद को ठीक करने की क्षमता उत्पन्न की जाती है या फिर होती है। ठीक है, ओके। मतलब होम्योपैथी दवा जो होती है ना, वो आपके शरीर में जो रोगों से लड़ने वाले जो रोगों से लड़ने की क्षमता है ना, उसको और भी मजबूती प्रदान करती है होम्योपैथी दवा, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखना, इस चिकित्सा पद्धति में लिख लीजिएगा, इसमें मरीज की जीवन शैली में सुधार करने पर, इसमें मरीज की जीवन शैली में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है ना, जाहिर सी बात है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है ना। हो गया। अगला टॉपिक है भारत के शांति खंड का प्रयोग। भारत के शांति खंड का प्रयोग कहाँ किया गया है? WTO में किया गया है। इसका प्रयोग क्यों किया है? क्यों किया है भारत ने इसका प्रयोग? चावल के लिए निर्धारित सब्सिडी के लिए। हाँ, चावल के लिए निर्धारित सब्सिडी सीमा का उल्लंघन करने के कारण, चावल के लिए निर्धारित सब्सिडी सीमा का उल्लंघन करने के कारण। WTO ने क्या किया ना कि सभी जो सदस्य देश हैं उनको किसी भी वस्तु के उत्पादन के मूल्य, उत्पादन का जो मूल्य होगा उसमें भी 10%, उसमें 10% से अधिक की सब्सिडी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, WTO का ये नियम है। लेकिन भारत ने क्या किया भाई? 12% का सब्सिडी दे दिया। 10% से अधिक सब्सिडी नहीं दी जा सकती है, लेकिन भारत ने कितना दे दिया? 12% सब्सिडी दे दी। बात समझे ना? 10 की जगह भारत ने 12% दे दिया है। शांति खंड है क्या? सब्सिडी दी जा रही है। क्या है? शांति खंड के बारे में लिख लो। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार विकासशील देश उत्पादन के मूल्य के 10% से अधिक सब्सिडी नहीं प्रदान कर सकते। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी देश ऐसा करता है 10% से अधिक की सब्सिडी देता है, तो वो व्यापार को विकृत करने का एक रूप समझा जाएगा। बात समझे? अभी भारत ने क्या किया था कि इस सीमा में संशोधन करने की मांग की थी। 2013 में
डब्ल्यूटीओ ने बाली उस दिन हम सब मैप में देखे थे कहाँ है बाली मंत्री स्तरीय बैठक में शांति खंड नामक एक तंत्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की थी जिसके तहत किसी विकासशील देश द्वारा निर्धारित सब्सिडी सीमा के किसी भी उल्लंघन को चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है। और ये भी बोला गया था सर निर्धारित सीमा के बाद क्या बोला? उसमें ये भी बात बोली गई थी कि ये मामला तब तक लागू रहेगा जब तक सब्सिडी की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं कर लिया जाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई। शांति खंड के बारे में भी पता चल गया आपको अच्छे से। जब से हम ज्वाइन किया था डब्ल्यूटीओ के बारे में स्थापना हुई है 1995 में। इसकी स्थापना कैसे हुई थी? स्थापना हुई थी हाँ, मराकेश समझौते के तहत। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। सदस्य कितने हैं? 164। ठीक है, इसमें यूरोपीय संघ भी शामिल है। यूरोपीय संघ सहित 164 देश हैं, ध्यान रखना। काम क्या है इसका? काम लिख लो तो। कार्य क्या है लिख लीजिए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारण, अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों का निर्धारण और क्रियान्वयन करना। दूसरा पॉइंट, व्यापार बाधाओं को कम करना। तीसरा पॉइंट, व्यापार संबंधी विवादों का समाधान करना। और अगला पॉइंट है, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित करना। ओके, अब लिखिए। अभी हमने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में पढ़ रखा पहले ही, है ना। सदस्य के रूप में मनोज पांडे को चुना गया है सदस्य के रूप में। ठीक है, और ठीक है, ध्यान रखना इसके बारे में। बाकी वित्त आयोग के बारे में हमने बहुत कुछ लिखवा रखा पहले भी, याद होगा आप लोगों को। हमने 16वें वित्त आयोग से 16वें वित्त आयोग से संबंधित हमने आपसे प्रश्न भी लिखवा रखा है। ठीक है, तो इसमें इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अरविंद पनगड़िया, जो कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है, और ये इस 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ है कब? इसका गठन हुआ है 2023 में। 2023 में इसका गठन हुआ है। और ये जो 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट होगी ना, रिपोर्ट आनी है 31 अक्टूबर 2025 तक। 2025 तक इनकी जो सिफारिशें होंगी वो उपलब्ध होंगी। और इनकी जो सिफारिश होगी वो लागू कब होने वाली है? लागू होगी वो जाके 1 अप्रैल 2026 से 2026 से
अगले 5 साल के लिए लागू होने वाली है। तो 1 अप्रैल 2026 से कब तक के लिए हो जाएगी? 31 मार्च 2031 तक, है ना? ये हो जाएगा। देखिए 16वें वित्त आयोग में अभी एक नए सदस्य बनाए गए। बाकी और कौन कौन सदस्य हैं? अध्यक्ष का नाम आपको पता है पहले से, और सदस्य का नाम लिख लीजिए तो अजय नारायण झा, अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज, मैथ्यू, मनोज पांडा, ये जो पांडे ही मनोज पांडा इनको बोलते हैं, और एक हैं सौम्य कांति घोष। ठीक है ना? हो गया? जी सर। ठीक है, लिखिएगा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी द्वारा स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक मंच का आयोजन हुआ है। आयोजन कहाँ हुआ है? सिंगापुर में हुआ है। सिंगापुर में हुआ है। जाहिर सी बात है आईपीईएफ का मामला है ये, तो आईपीईएफ ने ही करवाया होगा। बात समझ आए ना? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी द्वारा ही इसका आयोजन किया गया होगा। इसका प्रबंधन किसने किया है? प्रबंधन इन्वेस्ट इंडिया द्वारा। इन्वेस्ट इंडिया क्या है? लिख लीजिए चाहे तो, भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी है। भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी है ये। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये क्या होगा भाई? ये जो क्षेत्र है ना आईपीईएफ, ये क्या करता है? शीर्ष निवेशक, परोपकारी वित्तीय संस्थान, नई कंपनी, स्टार्टअप उद्यमी जो होते हैं, इन सबको एक साथ एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, इसका उद्देश्य लिखिएगा। उद्देश्य क्या है? टिकाऊ बुनियादी ढांचे, जलवायु प्रौद्योगिकी और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए निवेश जुटाना। ठीक है, निवेश जुटाना। हो गया? अब ये आईपीईएफ क्या है इसके बारे में लिख लो भाई। आईपीईएफ के बारे में लिखो। स्वच्छ अर्थव्यवस्था क्या है? स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम की एक पहल है। शुरुआत कब हुई इसकी? मई 2022 में। उद्देश्य क्या है? फुल फॉर्म तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क होगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाना। ठीक है, एक और पॉइंट लिखिएगा। इस क्षेत्र के देशों को लचीले, टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
ठीक है, सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। हो गया। इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? सदस्य देश कौन कौन से हैं? वर्तमान में 14 भागीदार देश हैं इसमें शामिल। ठीक है, लिखिएगा कौन कौन से। तो भारत है कि नहीं इसमें? है। है सर। ठीक है, लिखिएगा भारत, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम। भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, फिजी, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, जापान, जापान, कोरिया गणराज्य, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, फिलीपींस, सिंगापुर, सिंगापुर, थाईलैंड, थाईलैंड, अमेरिका और वियतनाम। कितने देश हो गए? 14। 14 देश हैं टोटल, है ना? टोटल इसमें 14 देश हैं। लिखिएगा भारत का वाणिज्य विभाग, भारत का वाणिज्य विभाग अलग से लिखिएगा, भारत का वाणिज्य विभाग इससे जुड़े कामकाज के लिए नोडल एजेंसी है। भारत का वाणिज्य विभाग इससे जुड़े कामकाज के लिए नोडल एजेंसी है। सहयोग के 4 स्तंभ हैं इसके। कौन कौन से 4 स्तंभ है भाई? पहला लिखिएगा व्यापार, दूसरा लिखिए आपूर्ति श्रृंखला, आपूर्ति श्रृंखला, तीसरा लिखिए स्वच्छ अर्थव्यवस्था, चौथा क्या है? निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। एक बार फिर से रिपीट सर। प्रदेश और तेलंगाना में उगादि उत्सव मनाया जाता है नए साल के रूप में। नए साल हिंदू कैलेंडर के अनुसार देखा जाए चैत महीने में, चैत महीने को माना जाता है पहला महीना, है ना? और ये मनाया गया है उगादि उत्सव कहाँ पे? आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 9 अप्रैल को। ठीक है, इसके बारे में लिख सकते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही लिखा जाएगा। उगादि उत्सव इसके बारे में बताया जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने संसार की रचना की थी, इस वजह से ये त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया गया है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है भाई। 9 वर्ष त्यौहार है ये, चैत्र का महीना होता है, चैत्र का महीना में, ठीक है ना? और ये मनाया गया है 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल को मनाया गया। वर्ष की शुरुआत है ये, ठीक है ना? ये 52 अवतार से संबंधित है क्या सर? मान्यतानुसार लिखिए, मान्यतानुसार इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने संसार की रचना की थी। और ये चैत महीना का पहला दिन होता है, चैत महीना का पहला दिन होता है, ये ध्यान रखना है। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार की बात है ये, ठीक है? हिंदू कैलेंडर, ये भी ध्यान रखना। अभी चंद्रयान 3 टीम चर्चा में रही है। चलिए, नहीं दादी रिपीट कर दीजिए, आधे पे छूटा है। चंद्रयान 3 की टीम चर्चा में रही है। चर्चा में क्यों रही है? इसरो की चंद्रयान 3 टीम है भाई, याद रखना है। इसको अभी अवार्ड मिला है, कौन सा पुरस्कार दिया गया है? लिख लीजिए, जॉन एल जैक सिगर्ट जूनियर पुरस्कार। यह पुरस्कार कहां से संबंधित होगा? कहां से संबंधित है? अमेरिका से, सॉरी, नासा से है सर।
अमेरिका से संबंधित है, ये अमेरिका का है। ये पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? देखो इस टीम को मिला है, लेकिन इस टीम की तरफ से प्राप्तकर्ता कौन है? तो प्राप्तकर्ता का नाम लिख लो। प्राप्तकर्ता है भाई डीसी मंजूनाथ। डीसी मंजूनाथ। अब डीसी मंजूनाथ कौन है, इनके बारे में लिख लो। तो ये भारत के महावाणिज्य हैं, महावाणिज्य हैं, ठीक है, याद रखना। और इन्होंने कहां पर प्राप्त किया? अमेरिका में। तो अमेरिका का पुरस्कार है, तो इन्होंने प्राप्त किया है ह्यूस्टन में। ह्यूस्टन में इन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। बात क्लियर यहां तक? ये पुरस्कार है क्या आखिर? पुरस्कार की बात करें, जो पुरस्कार अभी दिया गया इनको, उस पुरस्कार की बात करें तो लिख लीजिएगा अमेरिका के स्पेस फाउंडेशन का, अमेरिका के स्पेस फाउंडेशन का शीर्ष पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1983 में एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में की गई थी। ठीक है, लिखिएगा सर ये अमेरिका की है। लिखिए 1983 में स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है, जो कि वैश्विक अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सूचना, शिक्षा और सहयोग प्रदान करता है। ठीक है, यह पुरस्कार अंतरिक्ष यात्री, जो नाम लिखें, जॉन एल जैक सिगर्ट जूनियर, पूरा नाम लिख लेना। यह पुरस्कार अंतरिक्ष यात्री जॉन एल जैक सिगर्ट जूनियर की स्मृति में दिया जाता है। जूनियर की स्मृति में वार्षिक पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। ठीक है, जिसमें अंतरिक्ष अन्वेषण, खोज के क्षेत्र में अंतरिक्ष एजेंसी, कंपनी या संगठन को शामिल किया जाता है। मतलब इन सबको ही दिया जाता है वार्षिक पुरस्कार के रूप में। किसकी स्मृति में? जॉन एल जैक सिगर्ट जूनियर की स्मृति में। अमेरिका का पुरस्कार है, 1983 में स्थापित हुआ था। ठीक है, ह्यूस्टन में इसे प्राप्त किए हैं कौन? नाम क्या है? डीसी मंजूनाथ, जो कि भारत के महावाणिज्य हैं। इन्होंने ही लिया है चंद्रयान 3 टीम की तरफ से। ओके, एक अभी स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी हुई है। स्वर्ण समर्थित मुद्रा, नाम क्या उसका? ZIG, एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। कहाँ की है भाई? ZI से ही हमको कयास लगा लेना है। इसका नाम है जिम्बाब्वे की है। केंद्रीय बैंक ने लॉन्च किया यहाँ के। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जिम्बाब्वे गोल्ड इसका पूरा नाम है। ठीक है, स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। एक चीज और लिख लेना, 1 से 200 ZIG तक के 8 मूल्य वर्ग में शुरू की जाएगी। 8 मूल्य वर्ग में शुरू की जाएगी, और ये ना जिम्बाब्वे डॉलर की जगह लेगी। क्यों ऐसा किया है जिम्बाब्वे ने? क्या हुआ था ना, जिम्बाब्वे डॉलर का मूल्य पिछले साल में गिर गया था। इसकी वजह से मुद्रास्फीति में बड़ी तीव्रता के साथ वृद्धि हो गई थी। ठीक है, बड़ी तीव्रता के साथ मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रही है। इस वजह से जिम्बाब्वे ने जिम्बाब्वे गोल्ड जैसी मुद्रा को जारी किया है। ठीक है, यहाँ की केंद्रीय बैंक ने। कि ये जो अभी ऐसा शांति खंड एक प्रस्ताव भारत लेकर आया है, वो किसके लिए लेकर आया है? तब उसने ऐसी जो कमी रही है, लिख लीजिए। तो
विपणन वर्ष 2022-23 के लिए, विपणन वर्ष 2022-23 के लिए चावल के लिए कृषि समझौते के तहत, कृषि समझौते के तहत निर्दिष्ट न्यूनतम सीमा को पार कर लिया था। किसने? भारत ने, है ना? ब्रैकेट में लिख लो भारत। ओके। जिसका प्रमुख उद्देश्य, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत की गरीब और कमजोर आबादी की, भारत की गरीब और कमजोर आबादी की घरेलू खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करना था, न कि व्यापार करना। मतलब भारत ने जो ये सीमा को पार किया था, उसका ये उद्देश्य नहीं था कि हमको व्यापार बढ़ाना है, बल्कि उसका मूल उद्देश्य ये था कि हमें अपने देश की गरीब और कमजोर जो आबादी है उनके घरेलू खाद्य सुरक्षा जरूरतों को भाई कैसे भी करके पूरा कर लेना है। इस वजह से भारत ने ये कदम उठाया था। ठीक है। और ये जो भारत पर आरोप लगा, ये थाईलैंड की तरफ से लगाया गया था। ये आरोप लगाया था थाईलैंड ने। ठीक है, थाईलैंड की तरफ से आरोप लगाया गया था। ये आप लिख लीजिएगा। शांति खंड था ना, शांति खंड किस लिए लाया गया था? लिख लीजिए इसके लिए भी। शांति खंड विकासशील देशों को गेहूं और चावल के लिए, गेहूं और चावल के लिए सीमा का उल्लंघन करने की चुनौती से, सीमा का उल्लंघन करने की चुनौती से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है सर, गेहूं और चावल के लिए सीमा का उल्लंघन करने की चुनौती से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसमें ना 80 देश हैं, WTO के करीब 80 सदस्य देश हैं इस मामले में, जिसमें भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, चीन भी इसमें शामिल है। शांति खंड में ये सारे देश शामिल हैं, मतलब 80 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। इन्होंने क्या किया है? खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग पर स्थायी समाधान खोजने का एक प्रयास जारी किया है। मतलब खोजने के लिए पाठ आधारित वार्ता शुरू करने का आह्वान किया है इसके माध्यम से। ठीक है। एक चीज और लिखिएगा, अभी हाल फिलहाल में WTO की 13वीं मंत्रिस्तरीय बैठक हुई है। ठीक है, लिखिएगा। अबू धाबी में WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां पर थाईलैंड की तरफ से भारत पर फूड सब्सिडी को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए। थाईलैंड ने जो आरोप लगाया वो कुछ ऐसा लगाया था, उसने कहा था कि ये भारत जो है ना, PDS के लिए सब्सिडी पर अनाज खरीदता है और उसे एक्सपोर्ट करता है, जो विश्व व्यापार के नियमों के खिलाफ है। थाईलैंड ने ये आरोप लगाया भारत पे। लेकिन भारत का उद्देश्य क्या था? अपनी गरीब कमजोर आबादी की खाद्य सुरक्षा की पूर्ति करना था, है ना? एक चीज और लिख लीजिएगा, इस मामले में थाईलैंड का समर्थन अमेरिका, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों ने किया। ठीक है सर, थाईलैंड के समर्थन की बात बता दीजिए। ठीक है, लीजिए एक पॉइंट और लिखिए इसमें। इसकी संरचना 3 स्तरीय होती है। इसकी संरचना 3 स्तरीय होती है। एक होता है मंत्री स्तरीय सम्मेलन, दूसरा होता है सामान्य परिषद, और तीसरा होता है महानिदेशक और सचिवालय। 3 संरचनाएं हैं इसकी। और इसमें एक चीज और याद रखना, शीर्ष इकाई जो है मंत्री स्तरीय सम्मेलन, यही ब्रैकेट में लिख लो, शीर्ष इकाई। ठीक है ना? और याद ये भी रखना है कि प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार अनिवार्य रूप से बैठक होती है। ठीक है ना? हो गया।
जी सर। ठीक है, अब लिखिएगा, अगला टॉपिक है आपका ब्रह्मांड का नया 3D मानचित्र। ब्रह्मांड का नया 3D मानचित्र किसने जारी किया है? कुछ शोधकर्ताओं की टीम रही है, ठीक है, शोधकर्ताओं की टीम के द्वारा ये जारी किया गया है। इससे क्या हो जाएगा ना, डार्क एनर्जी से संबंधित जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी। डार्क एनर्जी से संबंधित सर जानकारी ब्रह्मांड का बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी, ठीक है। कैसे बनाया गया? सहयोगी कौन है? सहयोगी लिखिएगा DESI, DESI की सहायता से, DESI की सहायता से मानचित्र बनाया गया। DESI का फुल फॉर्म क्या है? डार्क एनर्जी स्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भारत की भी, ये देखिए, दुनिया भर के करीब 900 से ज्यादा शोधकर्ता इसमें शामिल रहे हैं। दुनिया भर के करीब 900 से अधिक शोधकर्ता इसमें शामिल रहे हैं। भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ? भारत की तरफ से कौन गया था? लिख लीजिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पे है ये? मुंबई में भाई। ये इसमें शामिल रहा भारत की तरफ से, ठीक है ना। एक चीज और लिखिएगा इसमें, ये जो देसी है ना, DESI है, लिखिएगा DESI यूएसए के एरिजोना प्रांत में स्थापित मेयॉल 4 मीटर टेलीस्कोप में लगा है। ये जो देसी है ना, कहाँ पे लगा हुआ है? एरिजोना प्रांत में स्थापित है मेयॉल 4 मीटर टेलीस्कोप, इसी में इसको सेट किया गया है, ठीक है ना। इससे कुछ तथ्य भी पता चल गए। जो तथ्य पता चले हैं वो ये कि कुछ आकाशगंगाएं जो 11 अरब वर्ष पहले से अस्तित्व में रही हैं, इनके बीच की दूरी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। ब्रह्मांड का एक बृहद मानचित्र बनाने में सहायता मिली है। साथ ही साथ इनके बीच की दूरी को उच्च सटीकता के साथ मापा जा सकता है इसके माध्यम से, ठीक है ना। इन सब की वजह से इसको त्रिआयामी मानचित्र बोलते हैं। एक तो ये पता चल रहा है कब से उपस्थित हैं ये, दूसरा पता चल रहा है कि इनकी बीच की दूरी कितनी है सटीकता के साथ, ठीक है, और तीसरा इनका मानचित्र भी बनाया गया, तो 3D मानचित्र इसीलिए, ठीक है। ओके, अच्छा, अगर आकाश गंगाओं की सटीक जानकारी मिल जाएगी तो क्या ही फायदा होगा। अगर सटीक दूरी की जानकारी मिल जाएगी तो ये हमको पता चल जाएगा कि ब्रह्मांड के विस्तार की दर की गणना कैसे की जाए, मतलब विस्तार के दर की गणना करना हमको आसान हो जाएगा अगर हम आकाश गंगा की सटीक दूरी की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो, ठीक है। अब देसी के बारे में एक चीज और लिखिएगा, देसी के बारे में। SI क्या है ये? इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2021 में, ठीक है। कितने साल तक चलाना है इसको? 5 वर्ष तक के लिए है ये, 5 वर्ष तक के लिए। 31 मार्च 2024 को इसको पूरा हुआ है 3 साल इसने अपना पूरा किया, ठीक है। और इस 3 साल में क्या क्या उपलब्धि रही है इसकी? उपलब्धि भी लिख लो, 3 साल में क्या क्या उपलब्धि रही है। ब्रह्मांड के विस्तार दर का मापन हुआ है, पॉइंट करके लिख लीजिए, ब्रह्मांड के विस्तार दर का मापन हुआ है।
ठीक है। सर क्या बोले? ब्रह्मांड के विस्तार दर का मापन हुआ है। ठीक है, मतलब इसमें यह बताया गया कि ब्रह्मांड का जो विस्तार है प्रत्येक 3.26 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर 68.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार। दूसरा पॉइंट भी लिखिएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, छोड़ दीजिए, मत लिखिए उसको, छोड़िए, ब्रह्मांड के बारे में लिख लीजिएगा। तो ब्रह्मांड क्या है फिर? ब्रह्मांड क्या है? सभी पदार्थ और ऊर्जा से बना है, सभी पदार्थ और ऊर्जा से बना है। बिग बैंग द्वारा इसकी व्याख्या की जाती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, ब्रह्मांड में उस समय विस्फोट हुआ था जब इसकी उम्र, ब्रह्मांड में उस समय विस्फोट हुआ था जब इसकी उम्र 10 से 34 सेकंड या उससे अधिक थी, है ना? क्या सर? 10 से 34 सेकंड या उससे अधिक थी। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसके विस्तार की गति, विस्तार की गति कितनी है? प्रकाश की गति से तेज, गति से तेज, एक ही आंकड़ा मिल गया है। यहां पे एक शब्द लिखिएगा, दृश्य मैटर। ये दृश्य मैटर क्या होते भाई, इनके बारे में लिखिएगा। ब्रह्मांड का ऐसा भाग, ब्रह्मांड का ऐसा भाग जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं और माप सकते हैं, दृश्य मैटर कहलाते हैं, दृश्य मैटर कहलाते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या आ सकता है दृश्य मैटर में? दृश्य मैटर में आप देखेंगे तो तारे भी आ जाएंगे, ग्रह आ जाएंगे, प्रकाश को भी हम महसूस करते हैं, धूल के बादल जो होते हैं, आकाश गंगा और समय, ये सब आते हैं दृश्य मैटर में भाई, याद रखना इसे। अच्छा, डार्क मैटर फिर क्या है? जो नहीं दिखाई देता वो है डार्क मैटर यहाँ पे, ठीक है ना? ब्रह्मांड का वह द्रव्यमान जो अदृश्य होता है उसी को बोला जाता है डार्क मैटर, और ब्रह्मांड में पाई जाती है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी क्या है, इसके बारे में भी लिख लो, डार्क एनर्जी क्या होती है फिर? सर समय को कैसे छूते होंगे? ठीक है, लिखिए, ब्रह्मांड का 68% हिस्सा, ब्रह्मांड का 68% हिस्सा है ये डार्क एनर्जी। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, अंतरिक्ष में निर्वात से जुड़ी हुई है, अंतरिक्ष में निर्वात से जुड़ी है। पूरे ब्रह्मांड में समान रूप से वितरित है, ठीक है, समान रूप से वितरित है। इस समान रूप से वितरित होने का क्या मतलब है? मतलब डार्क एनर्जी का कोई स्थानीय गुरुत्वाकर्षण प्रभाव नहीं होता है। हमको ये बात ध्यान में रखनी है भाई कि डार्क एनर्जी का कोई भी स्थानीय गुरुत्वाकर्षण प्रभाव नहीं होता है, बल्कि उसका प्रभाव जो होता है ना पूरे ब्रह्मांड में होता है, इसीलिए वो समान रूप से पूरे ब्रह्मांड में विस्तृत है। बात समझे? कोई अस्थानीय लिखिएगा, इससे प्रतिकारक शक्ति उत्पन्न होती है, प्रतिकारक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से ब्रह्मांड के विस्तार की गति तेज होती है। चलिए, कल वाला नहीं किए हैं सर। मैट्रिक्स क्या होते हैं, लिख लेना। तो मैट्रिक्स क्या है, लिखिएगा, एक ऐसा पदार्थ, अरे एक ऐसा पदार्थ जो कोशिकाओं के विभाजन में सहायता करता है, ठीक है, और एक 3D आकार बनाता है। हो गया। एक शब्द और है
बेटी कोशिका, ये बेटी कोशिका क्या होती है? बेटा होगा सर। लिखो, बेटी कोशिकाएं। अल्फा बेटा गामा। बेटी कोशिकाएं, इसको बोलते हैं डॉटर सेल्स। लिखिएगा तो, ऐसी कोशिकाएं, ऐसी कोशिकाएं जो शरीर में विभाजित होकर, जो शरीर में विभाजित होकर अपनी तरह की, अपनी तरह की अत्यधिक कोशिकाएं बनाती हैं, वो क्या होती हैं? बेटी कोशिकाएं, डॉटर सेल्स। ठीक है। अभी भारत ने क्या किया है, लिखिएगा, भारत द्वारा मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक है। ये कौन सी पहल के अंतर्गत किया गया है? किसके अंतर्गत है? लिख लीजिएगा, साइबर सुरक्षित भारत पहल के अंतर्गत। ठीक है। कौन सा संस्करण होगा ये? 43वां प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये भी लिख लीजिएगा। कब से कब तक इसका आयोजन हुआ? 8 से 12 अप्रैल के बीच में हुआ। कहां पर हुआ? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली, है ना। आयोजन किसने किया? आयोजनकर्ता कौन है? आयोजक कौन भाई? राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन द्वारा किया गया है। किसके तहत किया गया है? क्षमता निर्माण योजना के तहत, क्षमता निर्माण योजना के तहत। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका रहा है साइबर हमलों को पूरी तरह समझने के लिए इनको शिक्षित करना है। ठीक है। साइबर हमलों को पूरी तरह समझने के लिए शिक्षित करना। दूसरा पॉइंट, सुरक्षा की नवीनतम तकनीकों के लिए, सुरक्षा की नवीनतम तकनीकों के लिए आवश्यक अनुभव प्राप्त करना, आवश्यक अनुभव प्राप्त करना। अगला पॉइंट, कानूनी प्रावधानों का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना, कानूनी प्रावधानों का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना। अगला पॉइंट, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नीतियां और योजना बनाने में सक्षम बनाना। ठीक है। साइबर सुरक्षित भारत पहल के बारे में, भारत पहल क्या है? ये कब शुरू हुआ? 2018 में शुरू हुआ है भाई। किसके द्वारा किया गया? लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2018 में। किसने लॉन्च किया था? लिखिएगा, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और विभिन्न उद्योग भागीदारों के सहयोग से, विभिन्न उद्योग भागीदारों के सहयोग से। और याद रखना, ये पीपीपी मॉडल पर आधारित है। मतलब क्या है? सार्वजनिक निजी भागीदारी पर मॉडल पर आधारित है। ठीक है। ठीक भाई।
इसका उद्देश्य भी लिखना चाहें तो लिख लीजिए, उद्देश्य क्या है। देखिए, साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाना इसका काम होगा, क्योंकि साइबर से ही संबंधित है, ये नॉर्मल है। एक पॉइंट लिखिएगा, सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों और फ्रंट लाइन आईटी अधिकारियों का क्षमता निर्माण करना। फ्रंट लाइन आईटी अधिकारियों का क्षमता निर्माण करना। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, साइबर अपराध के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना। पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना। अगला पॉइंट, संगठनों को अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे की रक्षा करने और साइबर हमलों से निपटने के लिए तैयार करना। ठीक है, क्या सर? सर एक बार फिर से बोल दीजिए। संगठनों को अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे की रक्षा करने और साइबर हमलों से निपटने के लिए तैयार करना। एक अभी नियुक्ति हुई है हाल फिलहाल में, मीनेश शाह, इनके बारे में लिख लीजिएगा तो, मीनेश शाह लिखिएगा। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन नियुक्त हुए। ठीक है, स्थापना, इस संस्था के बारे में लिख लो, NCDFI, इसके बारे में लिख लीजिए तो। स्थापना हुई है कब? 1970 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। क्या है ये संस्था, कैसी संस्था है भाई? लिखिए, सहकारी डेयरियों का एक शीर्ष निकाय है। ओके, इसके जो सदस्य कौन कौन होंगे? सदस्य इसके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संघीय डेयरी सहकारी समितियां, इसके सदस्यों में लिख लीजिए। सदस्यों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संघीय डेयरी सहकारी समितियां शामिल हैं। काम क्या है इसका? काम लिखिएगा, काम है सहकारी तर्ज पर डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना। ठीक है, दूसरा पॉइंट है डेयरी उत्पादक सहकारी समितियों और वस्तुओं से संबद्ध संगठनों के कामकाज में समन्वय सहायता, विकास और सुविधा प्रदान करना। हो गया? चलिए, परिवर्तन चिंतन। क्या है परिवर्तन चिंतन भाई? लिखिएगा, परिवर्तन चिंतन। क्या है ये परिवर्तन चिंतन? त्रिसेवा सम्मेलन है ये, त्रिसेवा सम्मेलन है ये। कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ भाई। कैसा त्रिसेवा सम्मेलन है ये? परिवर्तन चिंतन जो है ना, तीनों सेनाओं का
तीनों सेनाओं का सम्मेलन है ये। आयोजन किसने किया? आयोजक कौन बना इसका? आयोजक है इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। उद्देश्य क्या रहा इसका? उद्देश्य क्या है इसका? एक चीज और लिख लो, यह सभी त्रिसेवा संस्थानों सैन्य मामलों के विभाग, मुख्यालय एकीकृत रक्षा कर्मचारी और तीनों प्रमुख तीनों सेनाओं के प्रमुखों का पहला सम्मेलन है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों का पहला सम्मेलन है। देखो जाहिर सी बात है, अगर तीनों सेनाओं का सम्मेलन एक साथ हो रहा, पहली बार हो रहा है, तो उसका कुछ उद्देश्य भी ऐसा ही होने वाला है। जैसे सशस्त्र बल में संयुक्तता, एकीकरण को आगे बढ़ाना, नए और ताजा विचार, पहल और सुधारों का सृजन करना, इन्हीं का आपस में ही सब कुछ गठजोड़ जैसा रहेगा। सिविल और सैन्य दोनों क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले राष्ट्रीय सामरिक मुद्दों पर विचार विमर्श करना इसका उद्देश्य है। इस परिवर्तन चिंतन का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, अभी पीटर पेलेग्रिनी चर्चा में रहे हैं। पीटर पेलेग्रिनी कौन है ये? पीटर पेलेग्रिनी लिख लो भाई। स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति हैं। पार्टी का नाम क्या है इनके पार्टी का नाम लिख लो, वामपंथी हलास वायस पार्टी, इनकी पार्टी का नाम है ये, इसके नेता हैं ये। स्लोवाकिया के बारे में बात किया जाए तो स्लोवाकिया कहाँ है भाई? स्लोवाकिया यूरोप में। यूरोपियन कंट्री। हाँ, यूरोपीय देश है भाई, यूरोपीय देश है। 1993 में चेकोस्लोवाकिया के विभाजन के बाद इसका गठन हुआ है। 1993 में गठन हुआ। कब? चेकोस्लोवाकिया के विभाजन के बाद। इसकी सीमा किससे किससे मिल रही है? सीमा पर कौन कौन है? तो आप लिख सकते हैं पोलैंड कहां पर है? ये भी लिख लो चाहो तो। पोलैंड आप लिख सकते हैं जर्मनी। उत्तर में, पोलैंड उत्तर में है। हंगरी कहां पर है? दक्षिण में होगा सर। ये पूरा दक्षिण में है। ठीक है, यूक्रेन कहां है? यूक्रेन इसके पूर्व में पड़ेगा। ठीक है, यूक्रेन इसके पूर्व में पड़ेगा, पूर्व में। चेक गणराज्य कहाँ है? ये भी उत्तर में है। और एक है ऑस्ट्रिया कहाँ है? पश्चिम में है। ठीक है ना, ये इसकी सीमा से लगे हुए देश। अच्छा, कोई सागर वगैरह तो नहीं है ना इसके आसपास? सागर वगैरह यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक पर्वत है जावरी, जिसको बोलते हैं जावरी, एक पर्वत है जो बिल्कुल बीचों बीच में नजर आएगा आपको। ठीक है, चलो ये हो गया आपका। इसकी राजधानी क्या भाई? ब्रातिस्लावा। मुद्रा क्या है? यूरो। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड चर्चा में रहा है। गेल के चर्चा में रहने का कारण क्या रहा है? इसको अभी CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है, प्रदान किया गया। ठीक है, क्यों दिया गया पुरस्कार? लिखिए, बरौनी, गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए।
परियोजना के लिए पुरस्कार दिया गया। ये कहाँ से कहाँ तक होगी? तो बरौनी, बरौनी मतलब बेगूसराय बिहार में है, गुवाहाटी कहाँ? आपके असम में है। इन दोनों के बीच में चल रही है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है टोटल? 718 किलोमीटर है इसकी लंबाई। क्या काम है इसका? काम क्या होगा इसका? उत्तर पूर्व क्षेत्र में, लिख लीजिए, उत्तर पूर्व क्षेत्र में प्राकृतिक गैस पहुंचाना। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना का एक भाग भी है। ये का एक भाग है, ये भी लिख लेना। गेल के बारे में देखें तो गेल क्या भाई? स्थापना कब हुई इसकी? 1984 में। 1984 में स्थापित हुआ। भारत में, लिखिएगा, भारत में गैस उत्खनन करने वाली शीर्ष तकनीकी संस्था है। भारत में गैस उत्खनन करने वाली शीर्ष तकनीकी संस्था है। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है। कौन सा मंत्रालय के अधीन है ये? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन महारत्न श्रेणी की केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। काम क्या है? लिख लो, कार्य क्या है इसका? रिपीट कर दीजिए। महारत्न कंपनी। लिखिएगा, काम इसका प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन, पहला पॉइंट। दूसरा है घरेलू और औद्योगिक या वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस के वितरण के लिए सिटी गैस वितरण नेटवर्क का विकास करना। अगला पॉइंट, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति। अगला पॉइंट, घरेलू उपयोग के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी जिसको बोलते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और पाइप्ड प्राकृतिक गैस, पीएनजी जिसको बोलते हैं, पीएनजी, एक सीएनजी एक पीएनजी, दो होता है, का वितरण। अगला पॉइंट, देश में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क का संचालन और रखरखाव। एक और पॉइंट लिख सकते हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में प्राकृतिक गैस के प्रभावी उपयोग में तीव्रता लाना और वृद्धि करना। हो गया? हाँ।